नमस्कार। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। पहल का नाम है रंग समागम। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में रंग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी रंग साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं, बेहद उम्दा लेखक और बेहद उम्दा निर्देशक। न सिर्फ कई भाषाओं में इन्होंने काम किया है बल्कि कई मुल्कों में भी अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। जी, मैं बात कर रहा हूं श्री अभिषेक मजूमदार जी की। अभिषेक जी हमारे बीच में हैं अपनी इस खूबसूरत सी रंग यात्रा को साझा करने के लिए। जानेंगे कैसी रही इनकी रंग यात्रा। स्वागत है सर आपका भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में। नमस्ते, धन्यवाद विजय जी। उम्मीद करते हैं सर कोरोना काल में सब परिवार सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे आप। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप लोग सब ठीक? जी सर, सब कुशल मंगल। हम सभी बहुत उत्साहित हैं सर आपकी इस बेहद खूबसूरत रंग यात्रा को जानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए। जुड़े तो हम हुए ही हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से, लेकिन विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। शुरू करते हैं सर आपके बाल्यकाल से। बंगाली फैमिली में जन्म हुआ आपका, दिल्ली में परवरिश हुई आपकी और वर्तमान में आप बैंगलोर में रह रहे हैं। जी। अभी जो आप कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है आपका काम। लेकिन सबसे पहले सर रंगमंच के प्रति बाल्यकाल में आकर्षण कब हुआ? पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। भारत हिंदू नाटक अकेडमी का नाम शायद हम बहुत लोगों ने कई दिनों से, कई सालों से हम सुन रहे हैं और कई सारे हमारे साथी हैं जो इनके साथ हम काम करते हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से शुरू हुआ तो वो ये है कि घर से ही एक तरीके से कह सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें मिली। मेरी परवरिश, मैं बचपन में जब पैदा हुआ, मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मेरे दोनों पेरेंट्स, माँ पिताजी दोनों वहीं थे। तो और मेरी बड़ी दीदी है, तो मैं वहीं कैंपस में ही बड़ा हुआ कुछ साल। फिर हम कैंपस से बाहर चले गए, पर कैंपस से वो जुड़ाव था ही क्योंकि माँ बाप वहीं काम करते थे। तो उधर एक माहौल था थिएटर का, कला का, रंगमंच का। मैं जब बहुत छोटा था, मेरे पिताजी मुझे हबीब तनवीर साहब की रिहर्सल दिखाने ले गए थे एक बार। तो वो वहाँ पार्थसारथी रॉक पे रिहर्सल करते थे और उनकी रिहर्सल में बहुत मजेदार चीजें होती थी क्योंकि वो लोगों से पूछते थे अच्छा कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है। और वो इतने बड़े आदमी थे कि उनके सामने सब अपने आप को बड़ा समझते थे। ना बड़ा आदमी वो होता है। तो पूरे कैंपस में ना एक चर्चा शुरू हो जाती थी कि हबीब साहब ने पूछा है, कल बताना है, उनके नाटक में कोई समस्या है, उसको सुलझाने में जेएनयू के वाइस चांसलर से पीएम तक सब लग जाते थे और सबको ऐसा लगता था कि मेरी राय का कोई मतलब उसकी कोई जगह है। तो वो एक माहौल था, उसका शायद कहीं ना कहीं असर पड़ा। और मेरी माँ और दीदी दोनों शास्त्रीय संगीत से काफी लगाव रखती थी, तो मेरे घर में बहुत सारा संगीत होता था। हमारे घर में क्लासेस होती थी शास्त्रीय संगीत की। पर बचपन में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो चीजों को ले लेते हैं और एक मेरी तरह से बच्चे होते हैं जो पहले रिजेक्ट कर देते हैं। तो चीज घर में है, तो मैंने कला को बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया था कि ये काम नहीं करना है, ये तो गलती है। तो मैं खेल कूद में था, पढ़ाई लिखाई में था। पर वही है ना कि आपके घर में जो चीज है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी। बिल्कुल। और एक जैसे जेएनयू में काफी बड़ी एक बात होती थी, वो गढ़वाली रामलीला। तो गढ़वाली रामलीला का बड़ा बोलबाला था उस समय भी। वो मुझे याद है, मैंने बचपन में देखा है गढ़वाली रामलीला। तो उसका भाषा से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमें नहीं समझ आती थी, बट रामलीला थी,
उसमें उस समय वो तार पे हनुमान जाता था, बिजली के तार पे, तो वो फंस जाता था तो लोग चिल्लाते थे कि हनुमान को आगे करो। ये सारा जो एक ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन था, और फिर वो हनुमान जो था वो हमारे ही यूनिवर्सिटी में, मतलब वो ड्राइवर भी था, तो हम उसे जानते थे कि अच्छा ये आज सुबह तो ड्राइवर थे, शाम को ये हनुमान बन जाते, तो उसका एक रोमांस था कि ये आदमी ये बन सकता है। और मेरे कुछ कजन्स हैं, वो मुझसे काफी बड़े हैं, मेरे पिताजी के आसपास के एज के होंगे। उन लोगों की बांग्ला थिएटर कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है दिल्ली में, उसका नाम धूमकेतु। तो मैंने धूमकेतु के कई नाटक देखे थे। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं, एक यूनिवर्सिटी, एक घर में संगीत, एक गढ़वाली रामलीला, और ये जो बांग्ला ग्रुप है, यहाँ से कुछ ना कुछ शायद रह गया कला के प्रति रुचि में। जी। तो स्कूलिंग सर कहाँ से हुई आपकी? दिल्ली में ही। मेरा स्कूल जो था वो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल नाम से एक स्कूल है, टैगोर एजुकेशन सोसाइटी का स्कूल है। तो मेरी पहली वर्कशॉप भी वही थी, खिलौना थिएटर करके एनएसडी का होता था। तो रॉबिन दास सर रॉबिन सर आए थे, मैं तब 6-7 में पढ़ता था, उनकी क्लास में मैं गया था वर्कशॉप में। तो वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, रॉबिन सर से मिलना। और इतने छोटे बच्चे को उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया था कि मैं इतना छोटा था, मुझसे काफी बड़े थे लोग। तो वो एक था, मतलब उनके साथ उस स्कूल में भी काफी थिएटर था एक्चुअली हमारे स्कूल। जी। तो ग्रेजुएशन सर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया? जी। तो ग्रेजुएशन सर किस में? फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। अच्छा। तो लंदन सर आपका जाना हुआ, लंदन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो क्या आप पीजी करने के बाद वहां गए, या आप वहां से लौटने के बाद पीजी किया सर आपने? नहीं, पीजी करने के बाद गया मैं एक्चुअली मैं मुझे पढ़ने में रुचि थी। जी। और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मुझे मेरी माँ कहती थी 10th के बाद के ह्यूमैनिटीज पढ़ो, सारे अच्छे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में हैं। और मुझे फिजिक्स का बड़ा शौक था, मैं फिजिक्स में पीएचडी करना चाहता था। तो मैं फिजिक्स मैथमेटिक्स में चला गया। उसके बाद कहीं यूनिवर्सिटी के बाद मुझे लगा कि गांव समझना है मुझे, कि गांव क्या चीज है। हम दिल्ली में पले बड़े, किताबें पढ़ रहे हैं ना, मतलब आप लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, आप प्रेमचंद पढ़ रहे हैं, आप सुनील गंगोपाध्याय पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है एक्चुअली पर गांव क्या है। और एक अर्बन अपब्रिंगिंग भी काफी एक तरीके से सीमित ही होती है, उसकी एक लिमिटेशन है, तो उसमें ही समझ नहीं। तो मैं फिर रूरल डेवलपमेंट पढ़ने गया भुवनेश्वर में। फिर मैं गया त्रिची में, जो आपने कहा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां से मैंने फिर पीजी किया। तो मैं पढ़े जा रहा था एक्चुअली, मुझे बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में। और मैं जा रहा था एक्चुअली इंग्लैंड में ही, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में मुझे एक फेलोशिप मिली थी, तो मैं वहां जा रहा था एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ने। पर साथ में थिएटर शुरू हो गया था। तो किसी ने मुझे कहा कि यार मैं थिएटर में अप्लाई कर रही हूँ, तुम भी करो। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कैसे थिएटर में अप्लाई करते हैं, मुझे तो यही पता है कि फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स में कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, मैं कर दूंगी तुम्हारा फॉर्म वगैरह, तुमको भरना है तो बताओ। तो मैंने कहा हाँ भर दो, देखते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मैंने अभी तक डिसाइड किया है नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है। पर थिएटर में यह है कि आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं, क्योंकि आप अलग अलग नाटक में अलग अलग विषयों पे काम करते हैं। तो मेरे जैसा इंसान जो डिसाइड नहीं कर पाता, उसके लिए थिएटर बहुत अच्छी चीज है, मुझे ऐसा लगता था, जो कि है भी। तो फिर उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और स्कॉलरशिप के लिए हो गया। तो तब मैंने एक्चुअली ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की स्कॉलरशिप को छोड़कर थिएटर की फेलोशिप में मैं फिर उसके बाद गया। जी। तो लंदन की यात्रा पे आएंगे सर, लेकिन उसके पहले ये जानना चाहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसा माहौल था सर? क्या वहां पे भी रंगमंच से जुड़ाव बना रहा कैंपस के अंदर? मेरा एक्चुअली बहुत कम रंगमंच से जुड़ाव था उस समय। जी। क्योंकि एक तो मैं एक कंपनी में एक तरह की पार्ट टाइम नौकरी मैंने शुरू कर दी थी उस समय। अच्छा, ग्रेजुएशन के दौरान? ग्रेजुएशन के दौरान ही, हाँ। वो ऐसा कुछ हो गया कि मेरे को वो हो गया और मैं करता रहा।
और दूसरा ये कि एक बैंड हुआ करता था इंडियन ओशन, अभी भी है इंडियन ओशन, शायद आपने सुना होगा। जी 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 जी। तो इंडियन ओशन के सुष्मित जो थे, जो गिटार प्लेयर हैं, तो उन्होंने तो कहीं सुष्मित से परिचय हो गया और मैं उनके साथ जाने लगा उनके प्रैक्टिस में। तो मैंने बहुत सारा समय इंडियन ओशन के प्रैक्टिस प्लेस में बिताया, जब काफी सारे गाने उनके बन रहे थे। सुष्मित, औशीम, ये दोनों, इन दोनों से तो मैं काफी क्लोज था। फिर राहुल और अमित जो बाकी दोनों हैं वो भी थे, उनसे भी जान पहचान मेरी थी। तो मैं कहूँगा रंगमंच से ज्यादा मेरा जो कला से जो लिंक था वो इंडियन ओशन के थ्रू था। मैंने रिहर्सल एक्चुअली उनसे सीखा है, वहां बैठ के। मतलब मैं कुछ ऑब्वियसली मैं कुछ नया गाता था ना बजाता था, मैं बैठ के था। और वो कभी चाय पिला देते थे, कभी चाउमीन खिला देते थे, कभी हम क्रिकेट खेल लेते थे। पर मैं ऐसा ही था, मतलब वो बेकार लड़के नहीं होते जो तो एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ में, वो थोड़ा सा कॉलेज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आके बैठ जाते हैं औरों की प्रैक्टिस में। जी जी। मैं उन बेकार लड़कों में से एक था, उनके वहां बहुत थे ऐसे मेरे जैसे। तो वो भी उदार लोग थे, वो स्पेस देते थे कि आप बैठ सकते हैं। तो उस चीज का काफी प्रभाव मेरे ऊपर रहा। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था सर कि ग्रेजुएशन के आपका जो ज्यादातर समय है वो इंडियन ओशन के साथ ही बीता, और एक जो टीम वर्क होता है, कोलैबोरेटिव आर्ट जो है, जो मीडियम, वो भी आपने वहीं से सीखा जाना, इंडियन ओशन से। उनके वहाँ क्या था कि वो चारों ही बहुत बड़े कलाकार थे जी जी, और बहुत अलग थे। उसके बावजूद उनको एक साथ काम करना आता था। जी जी। वो देखने में बड़ा मजा आता था कि वो कहीं और कोई भी शुरू कर देता था। मतलब वो दोपहर को आते थे प्रैक्टिस में, तो मान लीजिए सुष्मित ने कुछ बजाना शुरू किया, थोड़ी देर में राहुल आके बैठ जाएगा, फिर आपको पता भी चलेगा कब औशीम आके बैठा, उसने कुछ गाना शुरू कर दिया, इतने में अमित बांसुरी लेके आ गया, और अचानक 1.5-2 घंटे में आपको लगेगा कि जैसे कोई एल्बम ही बन रहा है। जी जी। और वो एक गाना बनाते भी थे बहुत समय लगाकर, मतलब 1.5-2 साल भी लगे हैं कभी कभी एक 5-7 मिनट का गाना बनाने में। तो उन लोगों में ये भी थी कि वो बहुत जल्दी एक दूसरे को, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होते थे एक दूसरे से बहुत जल्दी। जी जी जी। उनको रिस्पेक्ट भी थी एक दूसरे की, बट एट द सेम टाइम दे वर नॉट ईच अदर्स फैंस। और मुझे लगता है ये किसी भी रिहर्सल में बहुत जरूरी है कि आप अपने जो आपके साथी कलाकार हैं आप रिस्पेक्ट कर सकें, पर आप एक दूसरे के फैन ना हो जाए। जी जी। तो वो बहुत बड़ी चीज थी। और उनकी एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि वो ना बहुत क्लियर थे कि वो क्या कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी के बारे में। जी जी जी। उन्होंने कभी कवर्स नहीं गाए। और उस समय कई बैंड आए गए जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी एल्बम भी रिलीज किए, उनका नाम भी हुआ, पर इंडियन अपनी स्पीड पे गया। वो कभी भी उस तरीके से ऐसा नहीं कि प्रभावित होकर उन्होंने ज्यादा। जी जी। वो सारी चीजें बहुत अच्छी थी सीखने के लिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल कहूंगा मेरे लिए वो रहा। जी। और सुष्मित के साथ खासकर मैं रातों उसके घर बैठ के ना, हम मतलब वो भी बड़े उदार आदमी है, तो वो सब चलाते थे, मैं बैठा रहता था। तो उनके साथ रह के भी वो एक क्या बोलते हैं कि ये उस समय में, उस एज में, ये आप किसी से मिले जो कला में जीवन बना चुके हैं, जी जी, तो उसके पूरे जीवन का प्रभाव आप पे पड़ता है, सिर्फ कला का नहीं। जी जी जी। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं अननोइंगली एक गुरु शिष्य परंपरा बन गई। जी जी जी। अननोइंगली। जी जी जी। हाँ। तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से सर आपने रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, चूंकि अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई थी, तो ग्रामीण भारत को समझना, उसके बारे में जानना, वो कैसा अनुभव रहा? देखिए, मैं जेवियर इंस्टीट्यूट में बहुत दिन नहीं था, मैं करीब मेरे ख्याल से 1 टर्म था पूरा। और उसकी वजह ये है कि मुझे एक टर्म मतलब 6 महीने, 3 महीने एक ट्राइमेस्टर होता है। और फिर मैं आता जाता रहता था, पर मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। उसकी एक वजह ये थी, मुझे वो कोर्स बहुत पसंद था और मैं बहुत कुछ देख रहा था दुनिया में, वो बहुत अच्छी थी, वो उसने मेरी आंखें खोल दी एक तरीके से। पर उसकी एक आध वजह थी। एक तो ये था कि मेरे तब तक माँ बाप गुजर चुके थे, तो मेरी दीदी थी और जीजा जी थे, वो लोग थे और मैं यहाँ था।
तो कहीं ना कहीं मुझे एक खुद से ही लगने लगा कि अब मुझे उस तरफ जाना है जहां मैं अपनी देखभाल कर सकूं। जी जी जी। और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि प्राइवेट है ना, वो मतलब सरकारी नहीं है अपने आरईसी की तरह, तो वो मुझे महंगा लग रहा था। जी जी। मतलब पढ़ तो रहा था मैं रूरल डेवलपमेंट, तो वो ज्ञान मुझे मिल रहा था वहां से, पर वहां पे रहना ना, वहां का जो लाइफस्टाइल है, वहां पे जो स्टूडेंट्स का खर्चा है जी जी। अपना, वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था मुझे। जी जी। और उससे उस साल क्या हो गया कि ये आरईसी त्रिची जो एनआईटी जिसकी आप बात कर रहे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट, उसका रिजल्ट डिले हो गया था। जी जी जी। तो वो उसके बाद आया और उसमें मतलब मेरा अच्छा रैंक था। तो और उसमें बिल्कुल ही फीस कुछ जैसे सरकारी कॉलेज में होती है कुछ होती ही नहीं। तो कुछ तो उस वजह से भी मैं छोड़ के वहां चला गया। जी 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 जी। पर ये है कि उस कॉलेज से मेरा कांटेक्ट रहा। बाद में एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी मैं जी गया जी। हूँ, अभी भी मैं हूँ उधर विजिटिंग फैकल्टी में ऑफिशियली। जी जी। पर हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज छूट गई उस समय। पर जी। 2-3 महीने भी मैं वहां पे जो मैंने क्लासेस की, वो बहुत ही जरूरी रही मेरे लिए। हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर पेपिन, वो एक कोर्स पढ़ाते थे, उसका नाम था सोसाइटल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स। जी जी। तो उसमें वो आपको गांव में भेज देते थे 2-4 सवाल देकर, अच्छा। कुछ भी पढ़ाने से पहले। जी जी। तो मेरे जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां थी जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से आए थे, इनको एक आइडिया था कि डेवलपमेंट क्या चीज है, पर जिन्होंने ऐसा सच गांव देखा नहीं था। जी जी। तो हम लोगों के लिए वो बहुत ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा कि आप पढ़ेंगे बाद में, पहले देखिए। जी जी। तो एक दृष्टिकोण ही वहां से डेवलप हुआ जो शायद अभी भी है जी 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 जी। बात में। लेकिन एक बड़ी रोचक बात यह है सर कि आपने कहा कि आप औसत विद्यार्थी रहे, तो चाहे वो जेवियर इंस्टीट्यूट हो या एनआईटी हो, यहाँ इन सब संस्थानों में दाखिले के लिए कितनी मारामारी है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी जितनी अति महत्वपूर्ण संस्थान है, सब जगह आप पहुंचे जहां पहुंचना चाहते थे। तो औसत विद्यार्थी होते हुए ये कैसे संभव हो पाया? मैं विद्यार्थी बड़ा मूडी था, पता है। जी। एक्चुअली मेरी दीदी जो है ना, वो कंसिस्टेंटली अच्छी स्टूडेंट है, और मेरे जीजा जी भी, मेरे जीजा जी का भी बड़ा प्रभाव है मुझ पर। मैं उनके साथ तब से रह रहा हूँ जब से शायद मैं 10-12 साल का था। वो मुझसे काफी बड़े हैं। पर मेरे साथ क्या था ना, मेरे को मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि अभी देखो पढ़ना है, एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, ये सब कोई मेरे घर में इस पे कोई चर्चा ही नहीं होती थी। जी जी। तो पढ़ना था आपको, ये था, मेरी माँ कहती थी कि पढ़ना है आपको डेली, तो आप पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए। जी जी। तो एक तरीके से क्या हो गया ना मेरे साथ, जैसे मैंने कई एग्जाम ऐसे दिए हैं जिसमें मुझे ये नहीं समझ आता था पहले कि लोग वो वाले सवाल क्यों करते हैं जो उनको आते हैं। लोग जो करते हैं ना एग्जाम में कि पहले वो वाले सवाल करते हैं जो उनको पक्का पता है, उसके जी बाद जो नहीं आते उन पे जाते हैं। जी जी। मैं इतना चढ़ जाता था ना उस चीज से कि मैं हमेशा उल्टा करता था। जी जी जी। मुझे हमेशा ये लगता था कि कितनी बोरिंग बात है कि जो मुझे पता है, अब मैं 3 घंटा बैठ के उसी को फिर से, कितना कितना बड़ा टाइम वेस्ट है। मुझे हमेशा ये एक फीलिंग होती थी एग्जाम से। तो जी इससे जी। मेरा एग्जामिनेशन काफी फ्लक्चुएट भी होता था, जी जी। क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं था मेरे घर में कि आपको, तो अब बहुत अच्छा रिजल्ट भी हो जाता था, और जी नहीं जी। होता था तो घर वाले बोलते थे क्यों, क्या किया। मैंने कहा अच्छा ये किया। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्कूल में एक बार क्या हो गया कि मैथमेटिक्स का एग्जाम था, और एयरफोर्स डे के लिए फ्लाई पास्ट के लिए प्रैक्टिस होती थी। जी जी। तो हमारे स्कूल के ऊपर से तब हिंडन एयरबेस से ना वो जी फ्लाई पास्ट आपको दिखता था 2-3 दिन पहले। जी जी। तो उस साल मैंने अपनी टीचर को कहा कि मैं नीचे जाके फ्लाई पास देख के आ जाता हूँ। जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तुम्हारा एग्जाम है। मैंने कहा मैं आपसे एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मांग रहा हूँ, आप रखिए पेपर, मैं देख के आ जाऊंगा, मैं दे दूंगा एग्जाम। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा नहीं चीटिंग करोगे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। जी। मैंने कहा भाई क्यों करेगा आदमी चीटिंग? मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा ना, तो मतलब ये आपका ही स्टूडेंट हो ना, सारा 12 साल इस स्कूल में रहूंगा, क्यों आपसे झूठ बोलूंगा? वो नहीं मानी। उसने कहा नहीं, तुमको जाना है तो ये पेपर दे के चले जाओ। मैंने कहा लो। मैंने अपना पेपर दे दिया, मैं अपना बैग लेके चला गया। मैंने अपना देखा फ्लाई पास, फिर मैं घर चला गया।
जी अब उसके बाद मेरे मतलब मैंने लिखा ही था कुछ 10 मिनट, जी मेरे 8 नंबर आए, जी तो सब परेशान हो गए टीचर। अब हमारे स्कूल में ऐसा हो गया कि जो प्रिंसिपल थी, जी जी मेरी प्रिंसिपल ने खुद टीचर को बोला कि आपने उसको क्यों रोका। जी मतलब वो अगर आपको बोल रहा है चीटिंग नहीं करेगा तो नहीं करेगा ना, वो नहीं करता है, आप उसको जाने दो। जी जी ये तो सपोर्ट था ना, जी जी मेरे जी घर से भी था और मेरे स्कूल में भी ये मोरलेस था ही। जी मतलब जी ऐसा नहीं था कि वो बच्चों पे शक करने वाला स्कूल नहीं था। जी 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 उसके ये जो सारे एग्जाम जो हैं जिसमें वो मुझे मन था तो मैं कर गया वो, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ही करते हैं, जी जी पर जी ये वो प्रेशर नहीं था उस तरीके से कि आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा। जी 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 हाँ जी ये लेकिन बड़ा रोचक संस्मरण है, ये एग्जाम छोड़ के और वो देखने जाने का। और निश्चित तौर पे आपने कहा आप मोटी हैं तो लिटरली मोटी है मतलब ये 10 सिर्फ 10 मिनट करके और वापस चले जाना 8 नंबर लेकर के, जबकि आपको पता था आप कर सकते थे। हाँ, पर मुझे ना, मतलब मुझे हमेशा लगता था कि, मतलब मुझे ये नहीं समझ आता था कि जो मैं पढ़ने गया हूँ, मैं इसी स्कूल में रहता हूँ, इसी में पढ़ूंगा, तो एक बच्चे को कोई क्यों मना करेगा किसी इस तरह की चीज। तो वो जो एक ऑर्थोडॉक्सी है ना जी जी स्कूल की, उससे मुझे काफी चिढ़ थी। जी पर लकीली मेरा स्कूल ऐसा था कि वो लोग भी उस चीज को समझते थे। जी 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 हाँ, मतलब किसी और स्कूल में होता तो मैं बहुत पिटता, किसी और घर में भी होता तो शायद बहुत पिटता, पर मैं लकी था, मैं बच गया उस जी तरीके जी 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 सर, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। लंदन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सर, आपका जाना हुआ, जैसा कि आपने बताया, एक बड़ा अच्छा संयोग बना, आपकी एक मित्र थी जिन्होंने फॉर्म भरा और आप वहां पहुंचे। तो वो अनुभव कैसा रहा सर? क्या मतलब ये योजना में तो आपके था नहीं, जैसा आपने बताया कि वहां जाना, लेकिन जैसा कि आपकी नियति है, आप जिस चीज में हाथ डाले उसमें सफलता मिली। तो वो अनुभव कैसा रहा सर, लंदन जाना, वहां पढ़ाई करना और थिएटर को और गहनता से समझ पाना? से। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। अ, दो चीजों में मैं कहूंगा सबसे बड़ी चीज थी, एक तो ये कि मैंने अपनी भाषा में जी पहली बार कुछ काम किया, वो लंदन में। जी जी और ये इतनी अजीब चीज है, देखिए, कि आप जब दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली में पल बढ़ रहे हैं, जी तो आपको जो चीज रिस्पेक्टेबल थिएटर है, जी जी जिस चीज को बताया जाता है कि ये थिएटर है, जी जी वो अक्सर अंग्रेजी में ही होती जी है, उसके वर्कशॉप भी अंग्रेजी में होते हैं। तो जी कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात बैठ जाती है कि अच्छा, हम अंग्रेजी में थिएटर करें। जी जी और अंग्रेजी भाषा से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी सारी पढ़ाई अंग्रेजी में रही है और सब कुछ, उतनी जी हिंदी में भी रही है, जी जी उर्दू में भी रही है काफी। जी जी बांग्ला घर से आपको, मेरे को घर से मिल गई। हम्म पर मैंने हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम ही नहीं किया था तब तक जो हिंदी में हो या बांग्ला में हो। जी जी अब मैं जिस ड्रामा स्कूल में था, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्कूल था, उसमें फ्रेंच भी लोग थे, स्पेनिश भी लोग थे, जर्मन भी लोग थे, और उनको तो अंग्रेजी आती ही नहीं। हम्म तो अंग्रेजी अंग्रेजी पे जो हम लोगों को गर्व है या शर्मिंदगी है उसके नहीं आने पे, हम्म वो सिर्फ हमें ही है, वो जी जी अंग्रेजों को नहीं है, और उनको भी नहीं है जो उन देशों से है। जी जी तो उससे मुझे बहुत, एक वो बहुत बड़ी चीज मुझे सीखने को मिली कि मैं अपनी भाषा में काम कर सकता हूँ, अ, और मैं अंग्रेजी में कब काम करूंगा, वो जी कौन जी सी जरूरत होगी मुझे जी जब मैं अंग्रेजी भाषा में काम करूंगा। और हम्म ये हर कलाकार के लिए अलग है। मतलब हम्म मेरे कई दोस्त हैं जो अंग्रेजी में ही काम करते हैं, हम्म जो इंडियन हिंदुस्तानी है, पर उनकी एक तरीके से उनकी भाषा ही अंग्रेजी है, उनकी प्रथम हम्म भाषा ही अंग्रेजी। अब मेरे जैसे लोगों को कोई एक भाषा मिली ही नहीं, हम्म 2-3 भाषा में ही हम पले बड़े। हम्म तो वो एक बड़ी चीज थी हमारे ड्रामा स्कूल में, कि आप अपनी भाषा में काम कर सकते थे। जी जी दूसरी बड़ी चीज ये थी कि रियलिज्म को तोड़ने में हम्म उस स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है मेरे जीवन में, क्योंकि वो एक फिजिकल थिएटर स्कूल था, जी जी डिवाइजिंग स्कूल था। तो उसमें बहुत सारा फोकस था कि आप फॉर्म पे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉर्म को लेकर, जी बॉडीज को यूज करके। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर बादल सरकार का जो थिएटर है, जी जी उसी का स्कूल है वो लेकॉक बेस्ड पेडागोजी है। हम्म हमारे देश में वो शायद बादल सरकार या प्रोबीर गुहा या उनका जो थिएटर है, एक तरीके से वो सिमिलर है।
जी देखो जी। टाइप का, तो वो है। पर वो उसने रियलिज्म तोड़ने में बहुत हेल्प की, क्योंकि एक समय जाने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मतलब मैंने एक नाटक लिखा था निहारिका करके, निहारिका चल रहा था रंगशंकरा में, और वो नाटक एक तरीके से सक्सेसफुल भी था, ब्रॉडली आप कह सकते हैं। लोग देख भी रहे थे, मजा भी आ रहा था, एक्टर्स भी उसमें अच्छे थे, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी उस नाटक से। जी जी। मुझे लग रहा था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो सिनेमा में इससे बेहतर हो सकता है, जी जी। तो मैं थिएटर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो रियलिस्टिक एक तरीके से नाटक था पूरा ही। जी और जब मैं वो लंदन में स्कूल में गया, तो मुझे वो मिल गई चीज कि हाँ अच्छा, ये ऐसे हो सकता है, इसको आप रियलिज्म को तोड़ सकते हैं, और फिर वो रुचि मेरी रह ही गई। जी। हाँ, तो ये दो चीजें हैं जो वहाँ, और दुनिया भर का नाटक देखने को मिला, वो भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे कोलीग्स अलग अलग देश से हुए, ये सारी कुल मिला के चीजें जो है। कितना समय सर रहना हुआ वहां पर? 2 साल का कोर्स था, जी पर जी। बीच में 1 साल मैं इंडिया में था, तो मैं 1 साल अच्छा। वहां था, फिर मैं यहाँ आया, फिर मैं 1 साल यहाँ था, फिर वापस गया। अच्छा। लेखन में सर, जब आप भारत में रहे उस दौरान भी लेखन में रुचि थी, या वहां जाने के बाद लगा कि नहीं, ये भी एक क्षमता मुझ में है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है? नहीं, लेखन में मेरी रुचि थी यहाँ पे। जी जी। मैं पहले शॉर्ट स्टोरी लिखता था काफी, जी जी। फिर मुझे महेश दत्तानी के वर्कशॉप में उन्होंने मुझे लिया। मैं उनके एक्टिंग वर्कशॉप का स्टूडेंट था, एक्चुअली मैं एक्टर था पहले 8-10 साल। जी जी। मेनली मेरा लिखने का काम उससे थोड़ा कम था, डायरेक्शन का उससे कम। फिर तो महेश ने ही मुझे अपनी क्लास में लिया था, और एक स्कॉलरशिप भी दी थी उस समय, क्योंकि मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता उनकी क्लास। जी जी। पर वो मेरे जीवन का पहली स्कॉलरशिप थी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने मुझे दी खुद जी से, जी। जी जी। जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया नाटक लिखने में। तो उनका मार्गदर्शन काफी मतलब वो सही समय पे, कभी कभी होता है आपके जीवन में सही इंसान मिलता है और वो आपको मार्गदर्शन देता है, जी तो जी। यही जी फील हुआ था वो। जी जी। जी। मैं पढ़ रहा था सर आपके बारे में, प्रतिद्वंदी, हम्म, ये पहला एडॉप्टेशन था शायद जो आपने किया था जी जी। ऑफिशियली, जो सुनील गंगोपाध्याय जी का हम्म, नॉवेल था, इसको प्ले में आपने कन्वर्ट किया। हम्म। तो ये क्या पहला ही था, जैसा कि मैं पढ़ रहा था, हाँ, इससे पहले एडॉप्टेशन? एक छोटा सा मैंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था पैलेस ऑफ पॉटहोल्स, ओके। जो मैंने महेश के वर्कशॉप में लिखा था। ओके। मेरे पास एक कहानी थी जो मैंने कॉलेज में लिखी थी, पैलेस ऑफ पॉटहोल्स करके। वो 3 बच्चों की कहानी थी जो एक झुग्गी में रहते हैं, हम्म, और वो राजा मंत्री सिपाही खेलते हैं एक टूटे हुए घर में। अच्छा। उनके ऊपर मैंने एक नाटक लिखा था, पर वो तो एक ही एकांकी नाटक था। पर फुल लेंथ पहला यही था, प्रतिद्वंदी का एडेप्टेशन। जी जी। ये किस सन में किया सर आपने? ये मेरे ख्याल से 2004 या 5 में होगा। अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले सर हमारे शो में, रंग समागम में, कुमुद मिश्रा जी का भी आना हुआ, और कुमुद मिश्रा ने भी अपनी बड़ी एक जो रोचक रंग यात्रा रही है, फिल्मों की यात्रा रही है, उसको साझा किया। उनके साथ एक बहुत ही उम्दा प्ले आप कर रहे हैं, जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला, और संयोग से उसका लखनऊ में भी शो आपने किया है, कौमुदी। जी। तो कुमुद मिश्रा जी के साथ की कुछ स्मृतियां अगर आप साझा कर पाए। आ, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब कॉलेज में था, आरईसी ट्रिची में जी जी। पढ़ रहा था, तो मुझे थिएटर में रुचि थी। मुझे पता तो था नहीं कि मैं थिएटर करूंगा। जी जी। तो एक इंटरव्यू जो मुझे काफी प्रेरित करता था, वो था जी जी। कुमुद जी का इंटरव्यू। अरे वाह। उनका एक मुंबई थिएटर गाइड में उन्होंने एक इंटरव्यू तब दिया था, जी जी। तो वो काफी इंस्पायरिंग था मेरे लिए हम्म, उसको पढ़ना। हम्म, उससे कई साल बाद हम्म, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम्म, तो उनको हम काका काका करके बुलाते हैं, जी जी। तो शायद मैं काका ही कह जाऊंगा बातों बातों, जी जी। इनफॉर्मली। जी उनके साथ मैंने अभी तक 2 नाटक किए हैं, जी। मुक्तिधाम और कौमुदी, और आगे भी हम कर रहे हैं और काम। जी जी। जी तो 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, जी। वो इंसान बहुत बड़े हैं,
जी जी। कलाकार तो वो है ही, पर वैसा इंसान बनना अपने अंदर में एक बहुत बड़ी चीज है मुझे लगता है। तो अगर मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ तो मेरे को तो हमेशा ये लगता है कि उनसे वो सीखना बहुत जरूरी है। जी जी। ये हमने इतना ट्रैवल किया है, हम इतनी जगह गए हैं, इतने लोगों से मिले हैं, उनका जो जीवन के प्रति, लोगों के प्रति जो एक एक लगाव है, एक एक विजडम है, जी जी। वो आपको रंगमंच में उसका एक ट्रांसलेशन ही दिखता है। जी जी। पर वो बहुत बड़ी चीज है अपने अंदर में। दूसरा ये है कि एज अ कलाकार वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जी जी। भयंकर हार्ड वर्किंग कलाकार हैं। और वो बिल्कुल अपने आप को रंगमंच में जब आते हैं वो सबमिट कर देते हैं। तो मैंने उनके साथ बहुत शोज किए हैं, बहुत रिहर्सल की है, बहुत कुछ। मैंने शायद गिन के 2 बार ही उनको बोला होगा कि काका आज आपका काम अच्छा रहा। जी जी। पर मैंने बहुत बार ये बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, जी जी। चलिए कल फिर से शुरू करते हैं, फिर ये करते हैं। जी जी। और वो रिश्ता हमारे बीच में है कि हम एक दूसरे को, वो भी मुझे एज अ डायरेक्टर चैलेंज करते हैं जी और जी। मैं भी उन्हें एज अ एक्टर चैलेंज करता हूँ। जी और जी। हम जब रिहर्सल से निकलते हैं तो हम फिर एक हमारा जीवन है, जी जी। हमारा घर परिवार जैसा ही है। जैसे जी आप जी। अवनीश का भी इंटरव्यू लिया है इसमें, और जी मेरे जी। संदीप शिखर रहे हैं काफी साल, हम दोनों ने एक साथ काम किया है। तो हम बहुत सारे लोग हैं जी जो जी। एक परिवार की तरह ही है। तो कुमुद जी भी बहुत इजीली उस परिवार में फिट ही नहीं होते, वो उनका भी परिवार है। जी जी। जी एज एन एक्टर वो उनको आप एज ए डायरेक्टर कितनी भी बारीकी में आप काम कर सकते हैं। जी। जैसे कॉमेडी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। उसमें उनके अंधेपन का है, वो अंधे नाटक के थ्रू वो आदमी जो है, वो कैरेक्टर जो है वो अंधा हो रहा है। जी जी। तो हम लोगों ने कई दिन सुबह हम्म। दोनों, सिर्फ दोनों, बाकी सबकी रिहर्सल 8 घंटे की है, हम्म। उसके बाहर और 2 घंटे, मतलब कुमुद जी और मेरे 10 घंटे की रिहर्सल होगी उस दिन। उसके हम्म। बाहर 2 घंटे सिर्फ हम दोनों एक स्टेज पर जस्ट अंधेपन के ऊपर काम करते हैं। हमने क्या किया था बात है। जी कि जी। आपके, मैं उनको कहता था काका आपके पैर देख के पता चलना चाहिए जी कि आप अभी कितने अंधे हैं। जी। जी। अगर मैं कुछ ना देखूं, सिर्फ आपके पैर देखूं हम्म। पूरे शो में, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आदमी धीरे 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 अंधा हो रहा है। जी जी। और उस तरह की चीज पे वो पूरी जान लगा के काम करते जी जी। हैं। मुक्ति धाम में उन्होंने 2 रोल किए, हम्म। एक पुरुष का रोल किया और एक बहुत बूढ़ी महिला का रोल किया। जी जी। और उस महिला के रोल के लिए जब मैंने उनको फोन करके कहा कि काका ये रोल है, ये आपको करना है, आप करेंगे, हम्म। इमीडिएटली वो राजी हो। और वो जी जी। इतना बड़ा ट्रांजिशन है ना एक ही नाटक में, जी आप एक जी। बूढ़ी महिला का रोल कर रहे हैं और अचानक आप एक यंग आदमी का रोल कर रहे हैं। जी जी। उसके पीछे वो बहुत मेहनत कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से पूरे ग्रुप के जो यंगस्टर्स भी हैं जी जी। उनके लिए वो बार बहुत ऊपर कर देते हैं, जी जी। जी। क्योंकि उनके अंदर एरोगेंस भी नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो, अच्छा वो इतने बड़े कलाकार हैं तो उसके बाद वो अलग हो जाएंगे, कभी अलग नहीं होते। वो सारे एक्टर्स के साथ हमेशा उनका जो है वो वैसा ही है। सो जी दैट जी। इज गुड थिंग, वो उनमें है वो चीज जो कि रंगमंच में बहुत जरूरी है, वो एटीट्यूड। जी। लखनऊ से कैसी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं सर आपकी? बहुत जी बहुत मेरे जीवन में मैंने बहुत अच्छा समय लखनऊ में बिताया है। जी। एक तो मेरे मम्मी के मौसा जी और मौसी जी जी। वहाँ रहते थे, न्यू हैदराबाद में उनका अच्छा। मकान था। जी जी। जी बड़ा पुश्तैनी पुराना मकान। तो जी। मैंने अपनी गर्मियों की काफी छुट्टियां जी वहाँ जी। बिताई हैं। हम्म। और वो जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले जीवन में केल सैगल सुनाया, बीथोवन सुनाया, बाक सुनाया, एस नायपॉल के बारे में बताया। और वो जियोलॉजिस्ट थे। तो उनके पास उस समय डायनासोर के फॉसिल के टुकड़ों से लेकर पत्थर वत्थर ये सब, तो उन्होंने वो उस गर्मियों की छुट्टी में हमें वो सब दिखाते थे, मुझे और मेरी बहन को। मेरी एक छोटी बहन है वहाँ रहती है लखनऊ में, अभी भी रहती है। अच्छा। तो हम लोग उनके वहाँ उनसे थे और फिर वो लखनऊ घुमाते थे हमें। और मेरा एक नाटक है लखनऊ 76। हाँ जी जी। पढ़ा तीसरा हुआ या है। चौथा नाटक है वो। जी। 1876 और 1976 में लखनऊ में सेट है।
तो वो उन्हीं को ट्रिब्यूट है। तो लखनऊ का इतिहास या लखनऊ की चीजें दिखाना, वो उनके पास, उनके साथ हम घूमते थे और वो बताते थे कि ये ऐसा है। उनको इतिहास का बहुत ज्ञान था, उनको भाषा पे बहुत पकड़ थी उनकी, कि लखनऊ के अंदर कितनी सारी भाषाएं हैं। तो वो जो अलग अलग भाषाएं हैं लखनऊ की, उन पे काफी हमको बताते थे। तो मैंने बहुत अच्छा समय अपने जीवन का लखनऊ में स्पेंड किया है। फिर मेरे जीजा जी जो है, उनकी भी परवरिश लखनऊ में हुई है। वो आरडीएसओ कॉलोनी है आपके लखनऊ में। जी जी। तो आरडीएसओ में वो पले बड़े। अच्छा। तो बाद में जब मेरी दीदी की शादी हुई तो उसके बाद हम आरडीएसओ भी जाते थे काफी। वहाँ भी कुछ समय बिताया मैंने। जी जी। काफी स्मृतियां हैं मेरी जुड़ी हुई, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत स्मृतियां। जी जी। एक लेखक के तौर पे आपकी यात्रा अगर हम देखते हैं सर, तो विविधता से भरी हुई है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, मेरे ख्याल से 4 भाषाओं में आपने काम किया है। और इन 4 भाषाओं में अगर हम नाटकों की जो एक सूची है, अगर उस पे नजर डालें, तो जैसा कि मैंने होमवर्क कर रखा है इस पे, हाजन हाई स्ट्रीट, द जिन ऑफ ईदगाह, अरेंजमेंट ऑफ शूज, द प्रॉफिट, पहला, लखनऊ 76, आफ्टर लाइफ ऑफ बर्ड्स, कौमुदी, ईदगाह की जिन्नत, द्वीपा, मुक्तिधाम, तथागत, रिजवान, और भी खैर आपने काम किया। ये जो फरी तौर पे जो हमें मिल पाया, एक लेखक के तौर पे ये जो यात्रा, आपकी रोचक यात्रा चल रही है, मूल तौर पे आप इस रूप में भी आपको देखा जाता है कि ऐसे दौर में जब हम कहते हैं कि नया कंटेंट नहीं है थिएटर डायरेक्टर्स के पास, पुराने कंटेंट्स पे ही ज्यादा काम हो रहा है, आप एकदम फ्रेश कंटेंट लेके आते हैं। ज्यादातर नाटक आपके जो आपने निर्देशित किए हैं वो स्वतः लिखित हैं आप द्वारा। एक लेखक के तौर पे कैसी यात्रा है सर? आप इसको कितना आनंदित होते हैं इस यात्रा से? मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो ये है कि ये शायद फिर कोई ऐसी चीज है जो घर से मिली। मैंने बहुत साल, मेरे ख्याल से क्लास 10-12 तक मैं किताब ही नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता ही नहीं था। और मेरी दीदी मुझे कहानियां सुनाती थी। वो लिटरेचर की स्टूडेंट थी, तो वो बताती थी। मैकबेथ उसने एक बच्चों के लिए बना के मुझे सुनाया। वो मुझे बाद में पता चला कि अच्छा, उसने कितना सेंसर किया है। और वो इस तरीके से बहुत कुछ मुझे बताती थी, तो उसके कोर्स में था, पर वो मेरे, ताकि मुझे हजम हो वैसे बताती। तो मुझे लगता है कि कई बार मेरे लिखने का जो जर्नी है, वो मेरी दीदी से शुरुआत होती है उसकी। उसकी कहानियां, वो जिस तरीके से कहानियां बताती थी, बोलती थी उस समय जब मैं छोटा था, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ रह गई। तो उसके बाद ऑब्वियसली मैंने जब थिएटर करना शुरू किया, मैंने एज एन एक्टर शुरू किया था। फिर मैं लिखने में आ गया। मुझे बड़ा मजा आता है लिखने में, और मुझे बेसिकली थिएटर में अलग अलग चीजें करने में मजा आता है। मुझे लगता है कि थिएटर एक टीम फॉर्म है। तो एक्चुअली अगर आप मेरे नाटक देखेंगे, शायद 50% नाटक ऐसे होंगे जो मैंने लिखे हैं एज डायरेक्टर, मैं कह रहा हूँ, और 50% वो होंगे जो औरों ने लिखे हैं। जी जी जी। और जो औरों ने लिखे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा नए नाटक हैं। जैसे इरावती कर्णिक और मैंने बहुत काम किया है एक साथ, चंद्रशेखर और मैंने काम किया है, राहुल राय हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। तो उनके साथ काम करके एज ए डायरेक्टर, जैसे मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तब मुझे उनके काम से बहुत कुछ सीखने को मिला है एज ए राइटर। और ये एक मजेदार चीज है थिएटर में कि आप थिएट्रिकल, आप एज अ प्ले राइट अगर अपने आप को सोचते हैं, तो आपको थिएटर के फॉर्म की समझ होनी चाहिए। जी जी। कि थिएट्रिकल क्या है, और जो चीज थिएट्रिकल है उसको आप एज अ डायरेक्टर समझ सकते हैं, एज अ सिनेमोग्राफर समझ सकते हैं, एज एन एक्टर समझ सकते हैं। और इन तीनों तरह की जो समझ है, इसका एक निचोड़ एज अ राइटर आपको मिल जाता। तो अगर मैं सिर्फ लिखता तो शायद मुझे उतना मजा नहीं आता, इवन एज अ लेखक। जी जी। तो बाकी चीजें करने की वजह से मुझे मिला है, और दोस्तों से भी मिला है। इनफैक्ट मैं अब थोड़ा सा, मेरा रुझान क्लासिक्स की तरफ ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ अपने अंदर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, मैं वो तभी जान पाता हूँ अगर मैं उस पर रंगमंच में काम करूँ। जी जी। अगर मैं उसको रंगमंच पर नहीं ले जाता, मेरा रिश्ता उससे थोड़ा सा दूर रहता।
जब वो बात रंगमंच में आ जाती है तो वो मेरा हो जाता है अपना। ये शायद बहुतों का ही होता है। तो बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो मैं अब चाहता हूँ कि उससे और थोड़ा जुड़ूं। चाहता हूँ कि उसको एज अ क्लासिक, अब एज अ डायरेक्टर उसको कैसे अप्रोच कर सकूं, या एज अ राइटर उसको अडेप्ट कैसे करूं। वो एक नई जर्नी मुझे लगता है क्लासिक्स की ओर में होने वाली है। जी जी। आपके नाटकों में जो सोशल पॉलिटिकल रिलेवेंस दिखता है, मतलब ज्यादातर नाटकों में अगर हम बात करें, मैं कुछ नाटकों का भी जिक्र भी करूंगा अगले पड़ाव पे, क्या ये तत्व कहाँ से आया? मतलब ऐसा क्या लगा कि नहीं, ये सारे इश्यूज हैं जो निकल के आने चाहिए, सामाजिक जो मुद्दे हैं, चाहे वो फिर हम कश्मीर की बात करें, एलटीटी की बात करें, और तमाम मुद्दे जिसपे आपने काम किया, चाइना तिब्बत रिलेशनशिप पे बात करें, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये ऐसा क्यों लगा कि नहीं, सामाजिक ये सारे मुद्दे हैं जिसपे आना चाहिए? मुझे हमेशा से उस तरह का थिएटर बहुत अच्छा लगता है जिसमें सवाल उठे। मुझे कई बार ऐसा लगा है, जैसे मैंने अपने कॉलेज डेज में बहुत सारे नाटक एनएसडी में देखे हैं, जो उनकी रेपर्टरी के नाटक होते थे, अनामदास का पोथा, जानेमन। वो नाटक देखकर, विजय तेंदुलकर के काफी नाटक देखकर मैं जब निकलता था ना हॉल से, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब अंदर आया था एक और इंसान था, और अब जब बाहर जा रहा हूँ मेरा दृष्टिकोण दुनिया की तरफ अलग हो चुका है। मुझे अब ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो गई है जो मुझे पहले नहीं दिख रही थी, जबकि वो मेरे सामने ही थी। तो वो उसमें रुचि है मेरी, वो एक तरीके से इन चीजों में आ गई। पर सोशियो पॉलिटिकल जो रियलिटी है एक नाटक में, मुझे लगता है कि अगर आप उसको दर्शा रहे हैं, उसमें ये भी जरूरी है कि एक तो उसमें एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी हो कि आफ्टर ऑल हम जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, तो कला के माध्यम से ये बता रहे हैं कि अगर आप पेपर में पढ़ते हैं कि फला जगह में 50 लोग मारे गए, तो एक नाटक से आपको उनकी एक छवि मिलेगी कि वो 50 लोग, उनमें किसी का नाम था, किसी के बच्चे थे, किसी के उनके सपने क्या थे। बिल्कुल। वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो आज के दिन में हमको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको क्लिक में मिल रहा है, बस संदर्भ नहीं मिल पा रहा। हम समझते हैं हमारे लिए या तो सब खराब है या तो सब अच्छा है। तो वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो है, जो दर्शन से आपको सवाल मिलेगा, मुझे लगता है वो एक सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के साथ उसका कंबाइन होना बहुत जरूरी है। जी, और जी, जी। कहीं मेरी जर्नी यही रही है कि इन दोनों चीजों को अगर मैं एक नाटक में ला पाऊं, उसमें मुझे पता नहीं, कभी शायद उस सवाल को पूछने में कभी एक सफलता ज्यादा कभी कम हुई है, पर बेसिकली मोटिवेशन मेरा वो रहा है। एक्सेप्टेंस कितनी रही है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ा हो? बहुत बहुत विरोध का सामना करा था, बहुत, मुझे हर तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। मुझे थाने बुलाया गया, मेरे नाटक बंद किए गए, हिंदुस्तान में बंद किया गया, जिन्स ऑफ ईद का बंद हुआ था पिछले 1-2 साल पहले। धमकियां मिली है मुझे 3-4 बार। चाइना जब पाला मैं कर रहा था तो मुझे 2 बार, एक बार दिल्ली में, एक बार लंदन में धमकी दी गई। वो लोग नाटक खरीदना चाहते थे ताकि वो नाटक ना हो, वो मैंने बेचा नहीं। तो लंदन में ही 3 चाइनीज एजेंट्स ने मुझे एक कमरे में नेगोशिएट करने के लिए बुलाया, और फिर एक ने हमला भी किया मुझ पर। अरे! तो ये सारी चीजें हुई है, और ये जब चीजें होती है तो मुझे यही लगता है कि मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, वो कभी पूछते हैं कि अच्छा सर, नाटक करके, कला करके क्या होगा? तो मैं उनको बोलता हूँ, बेटा मुझे नहीं पता क्या होगा, पर सरकार से पूछो। मुझे लगता है कि सरकार को पता है कि नाटक क्या चीज है। जी, जी, शायद हम लोगों को उतना नहीं पता, क्योंकि हम कर रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं। तो बहुत विरोध मिला है, और उस तरीके से देखिए, मजेदार बात क्या है ना, नाटक में आप उसको जितना बंद करने की कोशिश करेंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। जी, जी। मेरे वो वाले नाटक जिनको लोगों ने बंद करने की कोशिश की है, वो ऐसी ऐसी जगह में लोगों ने किया भी है ना, विरोध में, विरोध के विरोध में, जी, जी, कि वो भी है, वो भी साथ में चल रहा है ना। तो विरोध तो है ही, कला थिएटर चीज ही ऐसी है। थिएटर का हमेशा विरोध हुआ है। जी, जी। एक तरह के थिएटर का विरोध, तो वो जो थिएटर
ताकतवर की भाषा बोले, मुझे लगता है वो रंगमंच को जस्टिस नहीं कर रहा है। रंगमंच एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे नाट्य शास्त्र में लिखा ही है कि जो देवता हैं उनको असुरों की तरफ से प्रश्न किया जा रहा है नाटक में, जबकि देवताओं ने कहा कि नाटक करो, असुरों की तरफ से सवाल हो रहा है। तो नाट्य शास्त्र के समय से ही आप प्रोड्यूसर के खिलाफ ही रहे हैं। तो वो सवाल पूछना मेरे ख्याल से रंगमंच का काम है। और मैं जिस रंगमंच में हूँ उसमें तो है ही, चाहे वो सोशियो पॉलिटिकल सवाल हो या पावर का सवाल हो, जेंडर में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरह का। हाँ, कश्मीर विषय पे सर आपका एक नाटक द विन ऑफ ईदगाह बहुत चर्चा में रहा। आपके बारे में जब भी कोई भी अगर विशेष रूप से पढ़ना चाहे तो वो नाटक विशेष चर्चा का विषय है, गूगल से लेकर यूट्यूब तक हर जगह। उसकी यात्रा कैसी रही, अगर उस बारे में कुछ बता सकते? वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली कश्मीर पे मैंने 3 नाटक किए। पहला नाटक था रिजवान, जो कि आगा शाहिद अली की कविता है, किताब है, कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। उसके ऊपर काम किया था मैंने FTI के स्टूडेंट्स के साथ। वो डिवाइस और डायरेक्ट किया था, वो लिखा भी था उनके साथ ही। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे वहां जाना चाहिए, कश्मीर जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए क्या है। तो तब ये रेज जो है बॉम्बे में, रजत कपूर, शरनाज पटेल, इन लोगों का जो ग्रुप है, ये लोग रॉयल कोर्ट थिएटर के साथ राइटर्स ब्लॉक नाम की वर्कशॉप करते थे, उसका मैं हिस्सा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या लिखना चाहेंगे, तो मैंने कहा ये मुझे नहीं पता कि नाटक क्या होगा, पर रिसर्च के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि रजत कपूर जो है एक्टर, उन्होंने ही मेरा वो ट्रिप भी पॉसिबल किया था। उस समय मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरी टिकट करवाई, सब कुछ किया, तो मैं गया और फिर मैंने वहाँ रिसर्च शुरू किया। और उस समय ये पत्थरबाजी जो है, तो बच्चे जो पत्थर मार रहे थे, ये एक अपने अंदर में मुद्दा बन रहा था। और ये नई चीज थी तब 2008-2009 में। ये इससे बहुत सरप्राइज थे लोग। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। वो सारे इंटरव्यूज जो है उनके, जो पत्थर मार रहे थे और उनके भी जो CRPF में इस तरफ थे, तो ये जो एक दोनों से बात करने की एक संभावना वहां बनी। और फिर जो मेंटल हेल्थ की क्राइसिस है कश्मीर में, इज अ ह्यूज क्राइसिस। उस समय कश्मीर में साइकियाट्री हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर थे, अभी भी शायद बहुत कमी है। और उस साल मैं आपको बता रहा हूँ, 45,000 तो सिर्फ वॉक इन थे। 45,000 वॉक इन के लिए अगर 5 डॉक्टर हैं, तो मेंटल हेल्थ की हालत क्या है उधर, क्योंकि इतना प्रेशर है ना, इतने सालों से ये चीज चल रही है। एक माहौल इतना खराब हो चुका था, अभी भी है, तो अभी खराब हो चुका है। तो इन सारी चीजों को रिसर्च करते हुए, बहुत इन डेप्थ रिसर्च रहा उसका, बड़ा मजा भी आया, बहुत जोखिम भी रही, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन कितना समय रहे सर वहां पे आप कश्मीर में? मैं बहुत समय रहा, मैं मतलब जाता आता रहता था, कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन। और कई ट्रिप्स हुए मेरे, अभी भी होते हैं। मैं कश्मीर में इन्वॉल्व हूँ ही अभी भी। मेरे बहुत दोस्त है, इनफैक्ट जिंदो ईदगाह का कश्मीरी अनुवाद भी हुआ है। तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ करेंगे कश्मीरी में, पर वो तो खैर अभी हो नहीं पाया, इसकी पूरा लॉकडाउन वगैरह। पर कश्मीर मेरे लिए दूसरा घर ही है। मतलब एक तरीके से मैं कलकत्ता से ज्यादा कश्मीर गया 10 साल में। तो हाँ, वो वहां से वो चीजें बनी। फिर हमने लंदन में उसके वर्कशॉप्स भी किए रॉयल के साथ। फिर नाटक खुला था बॉम्बे में पहले, फिर वो लंदन में हुआ। उसके बाद तो खैर वो काफी जगह हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो इस नाटक ने आकार वहीं कश्मीर में ही लिया? जी जी जी, मतलब वो मैंने लिखा कश्मीर में और बैंगलोर में, दोनों जगह। जी। और वो ओपन हुआ था बॉम्बे में, रेड का ही प्रोडक्शन था वो। और रिचर्ड ट्वाइनमैन एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बॉम्बे में भी डायरेक्ट किया था, लंदन में भी, रॉयल कोर्ट थिएटर में भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। मैं अंग्रेजी में डायरेक्ट करना नहीं चाहता था,
जी जी तो जी। मैंने एक्चुअली काफी साल बाद, उसके खुलने के 5 4 5 6 साल बाद शायद, मैंने जो उर्दू उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी में जो उसका अनुवाद हुआ वो वाला मैंने डायरेक्ट किया था अच्छा जयपुर। जी। जी। अभी मैं पढ़ रहा था सर, ये एक कश्मीर के जिन्नत के नाम से है, क्या ये अलग नाटक है या इसी का नाम है कश्मीर के जिन्नत? नहीं, वो कोई और चीज है, मुझे पता नहीं क्या है। अच्छा, मैं एक्चुअली आपकी बायोग्राफी में मिला ये मुझे, तो अच्छा। ये नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कश्मीर के जी। जितना। रिजवान, इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो रिजवान है। नहीं, इसका हिंदी रूपांतरण है ईदगाह के जिन्नात, अच्छा। और रिजवान इज द फर्स्ट पार्ट। तो हम्म। रिजवान है, ईदगाह के जिन्नात है, और तीसरा है गाशा, जो कि हम्म कश्मीरी पंडित के पर्सपेक्टिव से है। वो पंडित और मुसलमान की दोस्ती के ऊपर है वो। और वो हम्म जो एग्जाइल है पंडित का, एक लड़का हम्म। है गाशा नाम का, वो जो वापस लौटता है, ओके। तब उसको क्या होता है जब वो कश्मीर से निकलता है 91 में इंसर्जेंसी के समय, और जब हम्म। कई साल बाद अपनी फैमिली के साथ लौटता है, तो उसकी कहानी। तो वो हम्म। 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से 3 ट्रिलॉजी है। जी जी जी। सर, आपके द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक एशिया में तमाम जगहों पे, यूरोप में, लैटिन अमेरिका, यूएसए, कनाडा, तमाम जगहों पे मंचित हुए हैं। तमाम कुछ आपके द्वारा लिखित है, कुछ निर्देशित है। अब निश्चित तौर पे इन जगहों के दर्शकों से भी आप रूबरू होते हैं, उनके सामने प्रस्तुतियां होती हैं, और भारत के भी दर्शकों में, भारत के विभिन्न प्रांतों में भी आप यात्रा कर रहे हैं। एक बेसिक डिफरेंस आप क्या पाते हैं, मतलब भारतीय रंगमंच के जो दर्शक हैं और बाहरी जो अलग अलग देशों में आपने काम किया, दर्शकों के प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें? देखिए, हमारे देश में अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा डिफरेंस अपने देश के अंदर मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जी। बाहर और अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म और मैं बता रहा हूँ वो अभी क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। हम्म मुझे लगता है कि बड़े शहरों की ऑडियंस एक जैसी होती है। बड़े जो शहर हैं दुनिया भर में, हम्म उनमें एक होमोजिनिटी है, हम्म एक तरह का एक तरह की समानता आ गई है मेरे ख्याल से अभी। हम्म चाहे आप लंदन कहें, न्यूयॉर्क कहें, दिल्ली बम्बई कहें, एक तरह का जीवन है जो वो ऑडियंस जीती है। हम्म उसकी एक दौड़ है, उस दौड़ के अंदर वो आके नाटक देखते, हम्म तो उसके जीवन में नाटक का एक तरीके का महत्व है। हम्म हमारे बहुत सारे नाटक ये भी हैं कि जैसे बहुत लोग जो थिएटर से जुड़े हैं वो लोग भी देखते हैं हम्म कि अच्छा ये नाटक कैसे बना या क्या है, उस तरह की वो भी सेम है। तो जैसे ही जैसे अभी मैंने तथागत किया था जन नाटक के साथ, जी जी जी। तो वो बस्तियों में मोहल्लों में खेला जाने लगा। हम्म अब वो अनुभव कहीं नहीं मिलता मुझे, वो अलग ही चीज है हम्म कि आप जा रहे हैं, आप सड़क पर शुरू हो रहे हो, फिर मोहल्ले में आ रहे हैं। और मैंने तथागत के बहुत कम शो देखे हैं, जी जी। पर जो भी मैंने देखा है वो अनुभव बिल्कुल ही अलग है। और वो अनुभव हिंदुस्तान में भी थिएटर के अंदर नहीं मिलता। वो स्ट्रीट थिएटर का मजा अलग है वो। हम्म अ, और हमारे यहाँ अगर हम थिएटर की बात करें तो एक तरीके का फेस्टिवल ऑडियंस है। हम्म तो फेस्टिवल में 10 नाटक देख रहे हैं। जैसे केरला का फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है इसलिए, जी क्योंकि जी। वहाँ पे लोग आते हैं और वो हर नाटक को बहुत पॉलिटिकली भी देखने की हम्म कोशिश करते हैं। हम्म और जैसे लखनऊ में हम्म मुक्तिधाम हमारा सबसे अच्छा शो हम्म लखनऊ का है। मेरे जीवन का सबसे एक मतलब प्रिय शो जो है लखनऊ का है। हम्म हमने वो नाटक शुरू किया और अचानक मुझे 5 मिनट बाद ही ऑडियंस में बैठ के लगा कि ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस प्लॉट नहीं देख रही, प्लॉट इसको समझ में आ चुका है ऑलरेडी। अब ये एक्चुअली तर्क के लेवल पे देख रही है नाटक को। जी 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 तो वो एक बहुत एडवांस ऑडियंस है जो वो कर सके। जी तो जी। नेचुरली अगर आप ऐसी जगह में नाटक कर रहे हैं जहाँ पे ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट और भाषा हम्म दोनों ऑलरेडी पता है, हम्म तो वो तीसरी चीज देखना शुरू करती है। हम्म पर अगर आप जैसे विदेश में मैं नाटक कर रहा हूँ, तो नाटक शायद अंग्रेजी में हो रहा है, ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट जो है वो नई चीज है। हम्म वो लंदन में बैठ के वो कश्मीर के बारे में कुछ जान रहे हैं, जी धीरे जी। धीरे धीरे वो चौथे सीन तक वो नाटक पे पहुंचेंगे। हम्म तो पहले तो वहां है, हम्म नाटक का फंक्शन भी थोड़ा अलग है। जी जी। या फिर इवन मैं बता रहा हूँ कि जैसे हिंदी नाटक ही मैंने हम्म देखा है, जब बॉम्बे में हमने नाटक किया या बैंगलोर में, बहुत सारी हम्म अर्बन ऑडियंस है जो बैठ के बोलेगी कि अच्छा ये हिंदी हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी, या ये हम्म कविता हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, जी जी जी। या फिर उसको मिथोलॉजिकल कहानी नहीं पता। मैंने ये भी देखा है कि हमारे देश में लोगों को देख के पूछ रहे हैं कि अच्छा अभिमन्यु कौन था,
ये भी हुआ है ना, ये हमारी शिक्षा की फेलियर है कि हमने जी जी। तो ये कॉन्टेक्चुअल चेंज होता है। मेरे को लगता नहीं कि देश वाइज इतना डिफरेंस है। एक अर्बन नॉन अर्बन का थोड़ा सा फर्क है। वो आप इंग्लैंड में भी अगर आप लंदन में नहीं है या लंदन के ही जोन 4 में अगर आप चले जाएं, जोन 1 में नाटक नहीं कर रहे, जोन 4 में जहाँ पे इमिग्रेंट्स रहते हैं, जहाँ पे जमैकन और अफ्रीकन और इंडियन लोग रहते हैं, वहां पे अगर आप नाटक करेंगे तो उसका फील ही टोटली अलग होगा कंपेयर टू अगर सेंट्रल लंदन में नाटक। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम लैंग्वेज काफी मैटर करता है। देश से मुझे नहीं लगता उतना। जी जी जी। एक बड़ी अच्छी बात ये रही सर आपके काम के साथ कि जैसे अभी आपने तथागत की बात की कि आप जो हाशिए पे पड़े लोग हैं उन तक ये नाटक पहुंचा। वो लोग जो नियमित नाटक नहीं भी देख रहे हैं, आप उनके बीच में ये कंटेंट लेके लोग गए कि वहां से लेकर के और देश के तमाम देशों में आप जो मंचन हो रहे हैं उन दोनों के साक्षी आप बने हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो क्या जन सामान्य के लिए लिखते हैं या लेखन उनके लिए ही होता है जो नाटकों को गहराई से समझ सकते हैं? देखिए, नाटक मैं जन सामान्य के लिए ही लिखता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि जन सामान्य बहुत अक्लमंद है। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि कला हमेशा अच्छी कला वो है जिसको जब आप दूसरी बार देखें तो आपको पहली बार से ज्यादा मजा आए, और जब आप चौथी बार देखें तो दूसरी और तीसरी बार से ज्यादा मजा आए। पर उल्टा भी हो सकता है, ऐसा काम हो सकता है जो पहली बार आपको बहुत मजा आए पर तीसरी बार आप देखते हैं तो आपको थोड़ा मजा कम हो जाता है। तो इन दोनों तरह की चीजों में फर्क है। और मुझे लगता है कई बार जैसे हिंदी फिल्मों में, खासकर बॉलीवुड में ये बहुत है कि आप किसी चीज की सक्सेस को देखते हैं कि उस पहले वीकेंड पे कितने लोगों ने देखा। आप तेंदुलकर के नाटक को वैसे नहीं गिनते ना कि पहले वीकेंड में कितने लोगों ने तेंदुलकर देखा, डजंट मैटर। 3 जनरेशन तेंदुलकर देख रहा है। बिल्कुल। तो वो जन सामान्य ही है एक तरीके से। या फिर मतलब कोई भी आप इस तरीके से देख लीजिए, रामायण ही ले लीजिए आप। कितनी सरल चीज है कि हमारे देश में कितने सारे रामायण है, कितने तरह के रामायण है। वो किसी में सीता रावण की बेटी है, किसी में उसका कुछ और है, कहीं पे मंदोदरी ने उसको देखा है, कहीं मंदोदरी ने नहीं देखा, और सब अलाउड, सब कुछ अलाउड है। अब तो नेपाल वाले भी बोल रहे हैं कि रामायण उनका। तो और ये है भी, मतलब थाईलैंड में भी है रामायण की कथा। जी जी जी। तो ये जन सामान्य ही है ना जो कहानी को अपना बनाती है और उसको अर्थ देती है। मतलब कहानीकार तो अपनी तरफ से एक अर्थ देके पेश करता है उसको, पर जन सामान्य उसको अर्थ देती है। अगर वो उसको अर्थ ना दे तो निरर्थक है, उसको मतलब नहीं। जी जी जी। मैं जब लिखता हूँ तो मैं जन सामान्य के लिए लिखता हूँ और मैं जन सामान्य को अकलमंद समझ के लिखता हूँ। जी जी। वैसे तो ये सत्र इस प्रश्न के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रश्न है, अगर उसका कुछ उत्तर हमें मिल पाएगा तो खुशी होगी। बहुत सारे ऐसे नए एस्पायरिंग राइटर्स हैं जो इस तलाश में हैं कि उन्हें पुराना लिखा कंटेंट वो बहुत कर चुके हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, नया लिखना चाह रहे हैं, लिख भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। उनके लिए कुछ अगर आप उन्हें कुछ बेसिक्स बता सकें कि राइटिंग की जो आपका प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस। देखिए, पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि जब आप लिखते हैं नाटक तो नाटक देखना जरूरी है। नाटक देखना भी जरूरी है ताकि फॉर्म का पता चले आपको। और नाटक मतलब लोक नाटक, पांडवनी, कथकली से लेकर बड़े थिएटर में अंग्रेजी नाटक तक जो जो आप देख सके वो देखना एक राइटर के लिए जरूरी है जो प्ले राइट बनना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली जो प्ले राइटिंग है वो टाइम का खेल है। आपके पास एक कहानी है, आप टाइम को स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं कि उसकी रुचि जो है, नाटक जो ऑडियंस की रुचि है और आपको कहानी कह रहे हैं, वो आपके टाइम स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जी जी। और वो एक्चुअली कला है प्ले राइटिंग की, टाइम को ट्रीट करना।
बाकी तो कहानी है, कहानी तो बहुत है दुनिया में, कहानियों की कोई कमी नहीं है। जी 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 केवल 8 टाइम पे जी जी। और फिर जब वो लिखने बैठे हम्म तो अगर वो आंख बंद करे, उनको जो दिख रहा है हम्म वो लिखे। हम्म क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग, खासकर शुरुआती दौर में, हम्म देखिए पहला नाटक लिखना बहुत आसान है, हम्म, दूसरा तीसरा चौथा नाटक बहुत मुश्किल है, जी फिर जी। मेरे ख्याल से पांचवा छठा आसान हो जाता है उससे। हम्म क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे में आप लिखते वक्त अपना क्रिटिक करने लगते हैं, जी जी। आपको ऑलरेडी वो मन में वो आवाज आ गई है कि अच्छा पहला नाटक अच्छा था, अब अच्छा नाटक लिखना है। पहले नाटक में तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको पता ही नहीं अच्छा नाटक बुरा नाटक। जी जी। तो वो जो छवि है अपने मन की, हम्म उसको उतारना जरूरी है। हम्म, पर ये समझना जरूरी है कि वो जो पहला ड्राफ्ट है वो नाटक नहीं है, जी जी। नाटक है ही रीड्राफ्टिंग का नाम। हम्म, वो जो आपने लिखा है उसको पढ़िए लोगों के साथ, हम्म, उसको वर्कशॉप कीजिए, जी। उसको निखारते रहिए। हम्म, नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि नाटक कभी खत्म नहीं होता, जी जी। कभी खत्म नहीं होता। मतलब अभी भी हम कितने सारे नाटकों में लाइनें बदल रहे हैं, एंट्री बदल रहे हैं, कैरेक्टर काट रहे हैं, वही मजा है नाटक जी का। जी 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 और हर ग्रुप के साथ आप करेंगे तो थोड़ा सा अलग आपको एक मिलेगा। तो जी उसको जी। ड्राफ्ट करते रहना जरूरी है। उसको ये हम्म ये अब, मतलब मैंने पहला ड्राफ्ट लिख दिया और ये ले लो या तो मत लो, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जी 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 और हमारे देश की रियलिटी में शायद मुझे लगता है कि एक लेखक जो शुरू कर रहा है उसको निर्देशन करना पड़े, ऐसा हो सकता है। जी जी। क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, तो वही लोग नाटक लिख भी रहे हैं जो करना चाहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि नाटक करने के अवसर ही इतने कम हैं, हम्म, धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं, जी 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 कि वो अवसर आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि लोग एटलीस्ट शुरुआती तौर पे तो अपना नाटक करें, जब जी तक जी ये हो जाए कि उस नाटक की एक चर्चा हो और बाकी लोग करना चाह रहे जी जी जी। हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी में सर विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं आप, हम्म, तो वहाँ का अनुभव अगर बता सकें, वहाँ के कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव है। वहाँ वो जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है जी जी। उसमें एक बहुत अजीब अच्छी चीज क्या है कि मेरे किसी भी क्लास में आज तक हम्म, मैंने 5 बार ही पढ़ा है वहाँ पे, अभी मेरा छठा साल है। जी जी। मेरे ख्याल से पहले 4 साल में मेरे क्लास में कोई 2 स्टूडेंट एक देश के नहीं थे। अरे वाह। तो वो अपने अंदर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है कि आपके पास अगर 7-8 स्टूडेंट्स हैं, कोई हम्म नाइजीरिया से है, कोई चाइना से है, कोई इंडिया से है, कोई यूएसए से है, कोई टर्की से है, लेबनान से है, अब आपको वो क्या कौन सा कोर्स आप पढ़ाएंगे जो जिसका मतलब सबके लिए हो। क्योंकि कला में ये बहुत जरूरी है ना कि स्टूडेंट को ये ना लगे कि अच्छा मेरे से ये क्लास ही नहीं बात कर रही तो ये कला क्या बात करेगी। बिल्कुल। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है हम्म, पूरी दुनिया के थिएटर के बारे में। जी जी तो वो अथाह सागर है, उसका कोई अंत नहीं है। जी 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 जी। पर एक उसमें एक फायदा ये मेरा रहा है, क्योंकि मैं इंडिया में पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ता भी था, भी हूँ भी। हमारे देश में ये बहुत आम बात है। बैंगलोर में जब मैं क्लास लेता हूँ तो मेरे पास एक राइटर मलयालम होता है, एक हिंदी होता है, एक बांग्ला होता है। तो ये हमारा देश भी इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, तो इसमें वो डाइवर्सिटी अपने आप ही आ जाती है। जी जी तो इसलिए वहां पे पढ़ाने में थोड़ी सी सुविधा हुई है, जी क्योंकि वो जी थी ऑलरेडी। जी मतलब अगर हम यूरोप में अगर ये मान के चलते तो हमारे क्लास में शायद 5 देश के लोग होते। जी जी। इंडिया के रीजन रीजन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब आप नाटक में भाषा की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वाचिक भाषा नहीं है, वो ये है कि हर इंसान अपना एक थिएटर का ट्रेडिशन लेके आता है। जी जी अगर आप लखनऊ से हैं तो आपके पास एक थिएटर ट्रेडिशन है, बेशक उसका नाम आपको ना पता हो, जी जी। और वो है। जैसे हमारे हिंदी रंगमंच में कितने लोग बेसिकली दुबई से निकलते हैं, जिन्होंने दुबई जी को नहीं भी देखा और उन्होंने वो सारे नाटक देखे हैं जो चेतन के नाटक थे या सुनील चांदबाग के नाटक है, वो सब दुबई जी के नाटक के ही डेरिवेटिव है। जी 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 जी। तो आपकी ट्रेडिशन दुबई जी से फिर आती है, आपको दुबई जी पता है या नहीं है वो अलग बात है। अब आप सोच लीजिए एक क्लास जहाँ पे 10 लोग अलग अलग देश से हैं, तो उन सबके अपने अपने दुबे हैं, अपने अपने देश के, बिल्कुल। आप सबको लेकर चल रहे हैं।
तो वो जी, जी। इंटरेस्टिंग है। और एक तो अच्छी बात यह है कि मतलब मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में पला बड़ा था, तो मेरे लिए कभी भी यूनिवर्सिटी में लौटना एक अपने अंदर में एक अच्छी चीज है। मुझे अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में जी, रहना, जी, जी, ये अपना हैबिटेट है। जी। तो वहाँ भाषा क्या इंग्लिश ही रखते हैं सर? नहीं, मेरे क्लास में पढ़ाने की भाषा अंग्रेजी होती है, पर जी, जी, सारे जी। स्टूडेंट्स अपने अपनी भाषा में लिखते हैं। अच्छा। तो क्या होता है, जो हिंदी अंग्रेजी या बांग्ला में लिख रहे हैं हम्म, उनका तो मैं डायरेक्टली पढ़ लेता हूँ। हम्म। बाकियों को मैं असाइनमेंट में 3 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ अपना असाइनमेंट ट्रांसलेट करने की। ओके। और मैं कुछ अलग प्रोफेसर्स को असाइन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग उस भाषा को जानते हैं, भाषा लेवल पे उनको फीडबैक देने के लिए। पर कंटेंट वाइज मैं वो करता हूँ। पर मैं ये हमेशा मैं इंसिस्ट करता हूँ कि अगर आप प्ले राइट बनना चाहते हैं, बेशक आप 3 भाषा में लिखिए, पर जब शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी भाषा में उसको शुरू करिए, उस भाषा में लिखिए जिसमें आप घर पे बहस करते हैं। जी, जी, जी। अगर आपकी समझ में वो बात आ गई, अगर आप अपनी मातृभाषा में अपने आप को, मातृभाषा भी क्या मतलब, जो आपकी पहली भाषा, जी, आजकल जी, तो जी। मातृभाषा का भी मतलब अलग हो चुका है जी, जी। नेचुरली, कि जब जो बच्चा अंग्रेजी में ही पढ़ता है, घर में भी अंग्रेजी बोलता है, उसके लिए मातृभाषा अंग्रेजी ही है, बिल्कुल। तो फिर वो अंग्रेजी में करे काम। हम्म। पर जो हमारे जैसा है, उसके लिए ये जरूरी है कि अगर आपको, जैसे मुझे लगता है कि अगर मुझे बांग्ला नहीं आती या हिंदी नहीं आती, बांग्ला मेरे लिए एक ही है, तो फिर मैं अंग्रेजी में भी नहीं लिख सकता। जी, जी, जी। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको अपनी भाषा आ जाए, उसके बाद तो निश्चित तौर आप पर। जा सकते हैं कहीं भी। जी, जी। तो सर हम लोग अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं और एक प्रश्न जो अमूमन मैं अपने सारे गेस्ट से पूछता हूँ, आज आपसे ही पूछूंगा। छोटे छोटे शहरों में विशेष रूप से हम उत्तर प्रदेश और बाकी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, चूंकि बाकी जगहों पे उतनी समस्या शायद नहीं है, लेकिन हिंदी भाषी रंगमंच जो है वहाँ थोड़ी समस्या है। छोटे छोटे शहरों में अच्छा रंगमंच हो रहा है, ग्रुप्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो समस्या है वो रोजगार के दृष्टिकोण से है। टिकट्स खरीदने की उतनी आदत लोगों की है नहीं। रेपेट्री ग्रांट की स्थिति आप जान ही रहे हैं क्या है स्थिति। और कॉरपोरेट फंडिंग छोटे शहरों में ऑलमोस्ट जीरो है, वो चूंकि कल कारखाने या इस तरह की कंपनीज है नहीं, तो फंडिंग का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो ऐसे में जो नियमित रंगमंच कर रहे हैं या सिर्फ रंगमंच कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट ये है कि ग्रुप कैसे चलाएं। जी। या मुंबई पलायन करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं रंगमंच ही मैंने सीखा है, मुझे ताउम्र यही करना है, अपने क्षेत्र में रह के करना है, और जिस तरह से आपने कहा सामाजिक मुद्दों को उठाना है मंच के माध्यम से। ऐसी स्थिति में सर आप कैसे देख रहे हैं कि रंगमंच छोटे शहरों में कैसे सस्टेन कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा? देखिए, मुझे लगता है एक तो हमारे समाज में, एंड क्योंकि समाज की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि हम कला और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों चीजों को हम फाइनेंशियली वायबल करें, क्योंकि ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो इंसान के जीवन को इंसान का जीवन बनाती है। और इसको मोनेटाइज करना कोई बहुत अकलमंदी का काम नहीं है। कोई, अगर हम अपने देश में बोलते हैं कि भाई हम फला थे, हम ये थे, पहले हम सोने की चिड़िया थे, जो भी अपनी कहानी है, आप सोचिए किस तरह की कला उस समय हुई है। वो कला कोई प्रॉफिटेबल थोड़ी थी। हमारे देश का इतनी बड़ी संस्कृति को लेकर हम इतने अपनी डींगे हाँकते हैं, दुनिया भर में हम बोलते हैं कि हमने ये किया है, हमारे पास कथकली है, हमारे पास है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मतलब वो भी राजा महाराजाओं ने उसको ग्रांट दिया था, उस कला को बनने का वो किया था। ज्ञान हो या कला हो, दोनों में फेलियर की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर फेलियर की गुंजाइश ना हो तो वो चीज बन नहीं सकती। तो ये है कि सरकार के लेवल पे ये प्रेशर बहुत ज्यादा हमको एज अ सिविक सोसाइटी देना चाहिए कि शिक्षा, कला, विज्ञान भी कहूंगा मैं, और स्वास्थ्य, इन चारों चीजों पे इन्वेस्टमेंट हो और इसको बाजार के हाथ ना फेंका जाए। बाजार ये काम कर ही नहीं सकता। बाजार का काम और है बाजार को वो काम करना चाहिए। और ये अभी हम कोरोना काल में, जैसे आप कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये दिख रहा है। अभी लोगों के पास आप दुनिया भर
चीजें देख सकते हैं। अगर आप मतलब शहर में रहते हैं, आप थोड़े से अमीर हैं, आपके पास इंटरनेट है, फिर भी एक खालीपन महसूस हो रहा है ना लोगों को, इन्हीं चीजों का अभाव है। तो छोटे शहरों में मुझे लगता है कि पूरे टाइम रंगमंच करना एक तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपके पास काम ही कहाँ है 365 दिन। आपको आप इनकम तो तब कर सकते हैं ना कि जब काम है। 365 दिन का तो काम ही नहीं है। कौन देख रहा है नाटक आके 365 दिन? और वो इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि हमने नाटक को बनाने में एक सोचिए, यूपी जैसे शहर में, यूपी जैसे स्टेट में आपके यहाँ इतने शहर हैं जिस सबका इतिहास रह चुका है। अभी हमने लास्ट टू लास्ट ईयर एक टूर किया था जिसमें हम गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, तो हम कई शहरों में ऐसे घूमे। तो जैसे गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सारे शहर ये अपने अंदर हमारे देश के सांस्कृतिक इतिहास में एक स्थान रखते हैं निश्चित तौर पर आज उनकी क्या हालत कर दी है हमने। उनके थिएटरों में चेयर टूट रहे हैं, स्टेज के ऊपर पंखे लगे हुए हैं और पैसा लोग ले रहे हैं। उनको चिंता ही नहीं है कि यहाँ पे रंगमंच तो कैसे करेंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ संस्था जो है, तो वो सिविक सोसाइटी का प्रेशर होना चाहिए उस पर। मुझे नहीं लगता कि उसको बाजार के हाथ में छोड़ देना कोई अकलमंदी का काम है। और जो इंसान रंगमंच करता है, दुखद मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत जल्दी कोई छोटा रास्ता है इसका। कल आप ये कर लेंगे तो कल से रंगमंच वायबल हो जाएगा शायद। जैसे मैंने जब रंगमंच शुरू किया था, मैं तो ये सोचता था कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और रंगमंच करूंगा। मुझे अभी भी यही लगता है कि अगर मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा तो मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और रंगमंच करूंगा। पर सबको तो ऐसा नहीं लगता होगा। ये तो हम एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ट्यूशन पढ़ा लेंगे। पर ऐसे भी लोग होंगे ना जो चाहते होंगे कि हाँ ट्यूशन ना पढ़ाना पड़े। तो उसके लिए तो कोई स्थान ही नहीं बनाया है हमने। तो वो मेरे ख्याल से सरकार को ही देखना पड़ेगा और उसी पे प्रेशर डालना पड़ेगा। इवन एजुकेशन वाइज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो उस पे जोर देना। निश्चित तौर पे सर ये विषय बड़ा गंभीर है। इस पे मुझे लगता है कि एक अलग सत्र हम लोग कभी रख सकते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि आपका जो एक अनुभव रहा है इतना लंबा, उस आधार पे आगे क्या और रास्ते निकल सकते हैं इस पे चर्चा करेंगे। और कोरोना काल में सर जब सब कुछ बिल्कुल स्थिर बना हुआ है, ये पहल संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की है। प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इनकी ये पहल है रंग समागम। तो पहला एक सीजन बहुत अच्छा गया और दूसरे सीजन की शुरुआत में आप हमारे पहले गेस्ट। तो ये जो पहल है सर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की, अगर इसके बारे में आप कुछ कह सके, रंग समागम। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है, बहुत जरूरी है। खासकर मुझे लगता है कि हिंदी भाषा में हमको बहुत सारे, आपके मैंने देखे आपने सत्यव्रत राउत जी का इंटरव्यू लिया है और संजय उपाध्याय जी का, उनकी बातें कई बार सुनने को नहीं मिलती और हिंदी में तो नहीं मिलती कई जगह पे। आप कहाँ जाएंगे मध्य प्रदेश और कहाँ, और कितना कुछ इंटरनेट पे अंग्रेजी में हो रहा है। तो उस तरीके से मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी पहल है जो आप लोगों ने ये किया है। और विजीत जी, मैं आपको भी कहना चाहूंगा, मैंने अपने जीवन में काफी सारे इंटरव्यू दिए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब जिसको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ वो रिसर्च करके आते हैं, वो पता चलता है, बात करके पता चलता है और फिर मजा आता है क्योंकि आप मतलब एक अलग जगह शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये समय दिया, कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, इतना सारा आपने बोला वहां से, मुझे भी मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करते हैं सर कि आपने जो कुछ भी बोला है एक नई पूरी खेप तैयार हो रही है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमारे यहाँ 2 सत्र पैरेलली चलते हैं और वो भी एक खेप है जो निकलेगी और रंगमंच की एक नई यात्रा तय करेगी। उन्हें भी तय करना है कि किस तरफ आगे बढ़ना है। उनके लिए एक आखिरी संदेश आपकी तरफ से भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के जो छात्र छात्राएं हैं। मैं उनको यही कहूंगा कि आप जो थिएटर करते हैं उससे कभी निराश मत होइए। मतलब ऐसा हो सकता है आपको निकल के ये सुनने को मिले कि अच्छा अब आप कैसे घर चलाएंगे, कैसे ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी बातें हैं, ये कोई गलत नहीं है। पर इस पर भरोसा रखिए कि अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपने कोर्स किया है, आपने कॉलेज में रहे हैं, तो आपके अंदर कला का सवाल कहीं से आया है और उस सवाल को कभी भी निराश मत करिए, उस सवाल को जिंदा रखिए। बाकी सारे रास्ते निकल आएंगे, कभी कुछ जल्दी निकलेंगे, कभी कुछ बाद में निकलेंगे,
पर अपने उस, ये गिफ्ट है आपके पास एक, ये सबको शायद नहीं मिलता है, ये आपको मिला है, तो उसको बचा। कई बार दुनिया में क्या होता है ना कि आपको जो गिफ्ट मिलता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट गिफ्ट होता है, पर उसका मजा भी अलग है, तो उसको बनाए रखिए और सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच सर, और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए, अपनी इस बेहद खूबसूरत सी रंग यात्रा को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, और आपके बारे में पढ़ने में, आपके इंटरव्यू के पहले जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, यूं तो आपके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन बचपन से लेके आज तक की जो आपकी यात्रा रही है उसके बारे में पढ़ना बेहद रोचक रहा। इतना सब कुछ डाइवर्सिफाइड है, इतना सारा अनुभव समेटे हुए आप, तो मुझे लगता है कि रंग समागम की विशेष उपलब्धि रही कि आपने हमें समय दिया, आपने आज अपनी इस यात्रा को साझा किया। थैंक यू सो मच सर।